हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फास्ट ट्रैक रिवीजन के इस सीरीज़ में। और इस सीरीज़ के इस फर्स्ट वीडियो में हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर अपना 11, जो कि है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वेव, जो अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड चैप्टर है, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वेव। तो इसमें हम कवर करने वाले हैं कि भाई ड्वेल नेचर यानी कि रेडिएशंस जो है उनका ड्वेल नेचर कौन कौन सा होता है, कौन सा जो नेचर है जो अपने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता चला है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कौन से नेचर के बारे में हमें पता चला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या क्या कंक्लूजन्स थे, कौन कौन से ग्राफ उसमें प्लॉट होते हैं, कौन कौन सी डेफिनेशंस वहाँ पे रिलेटेड हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। एंड देन अपन मैटर वेव के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि डे ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, उससे अपन ने कैसे मैटर वेव को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और मैटर वेव्स के रिलेटेड उन्होंने जो फॉर्मूला डिराइव किए, जैसे इलेक्ट्रॉन की मैटर वेव, इलेक्ट्रॉन जो है मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसकी वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला है, मूविंग प्रोटॉन की वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका चैप्टर ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वेव डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा और आप डायरेक्टली सॉल्व कर रहे होंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेडिएशन, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। भाई रेडिएशंस की ड्वेल नेचर का मीनिंग क्या है? तो देखिए जितनी भी रेडिएशंस हैं, आई मीन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उनकी ड्वेल नेचर है। ड्वेल नेचर कौन कौन सी है भाई? ड्वेल नेचर जैसा कि ड्वेल नेचर में अपनी आता है वेव नेचर, यानी जितनी भी रेडिएशंस हैं उनका वेव नेचर होता है। वेव नेचर का मीनिंग है कि जब रेडिएशन ट्रेवल करते हैं तो वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, और रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में है, इसलिए इनका पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में है, इसलिए इनका पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, तो ये है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। अब अगर मैं बात करूं कि वेव नेचर को प्रूव करने वाले फिनोमिनाज के नाम लिखिए, वो कौन कौन से ऐसे नेम हैं, कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिकली अपने लाइफ के, अपनी डेली लाइफ में ऐसे कौन कौन से फिनोमिना हैं, इंसिडेंट हैं जो वेव नेचर को प्रूव करते हैं। तो इसमें अपना हो गया इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। भाई इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ये सब वेव्स का ही होता है, और रेडिएशंस का भी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन ये सब होता है। तो इसका मतलब रेडिएशंस की वेव नेचर प्रूव होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भाई पार्टिकल नेचर। रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर किससे प्रूव हुआ था? तो रेडिएशंस का जो पार्टिकल नेचर है वो पार्टिकल नेचर आपका प्रूव होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंक्लूजन से। भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसीलिए तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रेडिएशंस की पार्टिकल नेचर प्रूव होती है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो ऐसा कौन सा कंक्लूजन था जिससे रेडिएशंस की पार्टिकल नेचर प्रूव होती है, थोड़ी देर में हम बात करेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना भाई, रेडिएशंस की ड्वेल नेचर है वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूव होती है, और वेव नेचर को प्रूव करने वाले जो फिनोमिनाज हैं वो है अपने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब वेव नेचर को प्रूव करते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, रेडिएशंस जब भी ट्रेवल करती हैं तो रेडिएशंस हमेशा वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, और जब ये रेडिएशन किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती हैं, जब भी रेडिएशन किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती हैं तब वो अपनी पार्टिकल नेचर को शो करती हैं। आई मीन रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है, और इन एनर्जी पार्टिकल्स को हम फोटोन कहते हैं। फोटोन नाम तो सुना होगा ना, तो फोटोन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फोटोन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, जैसे कि फोटोन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, फोटोन की जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी के इक्वल है, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, मूविंग मास इसका होता है, फोटोन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करता है। ठीक है, तो फोटोन बहुत इंपॉर्टेंट एक अपने आप में टॉपिक है। फोटोन की जो क्वालिटी है, प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो रेडिएशंस की पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है। इज इट ओके? तो चलते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, उससे क्या कंक्लूजन्स मिलते हैं हमें, ये हमें समझना है। तो देखिए यहाँ पे ये एक लाइट सोर्स हमने यूज कर रखा है। इस लाइट सोर्स से एक रेडिएशन जो है, लाइट सोर्स से रेडिएशन रिलीज होती है, और ये रेडिएशन सीधी मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट होती है। बड़ा सिंपल सा सर्किट डायग्राम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। वैक्यूम ट्यूब यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है। इस वैक्यूम ट्यूब में एक तरफ इमीटर प्लेट है, ये जो प्लेट है आपकी, दिस इलेक्ट्रोड इज इमीटर प्लेट। इमीटर प्लेट इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, और ये सामने आपका जो है ये कलेक्टर प्लेट है। ठीक है, कलेक्टर प्लेट, इसको कलेक्टर प्लेट हम क्यों बोलते हैं भाई? कलेक्टर प्लेट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा।
वैसे ये एनोड है, ये कैथोड है। ये आपका बैटरी है जो अप्लाइड वोल्टेज V है, ये रियोस्टेट है सिंपल, और ये भाई माइक्रो एम्पियर मीटर, और ये वैक्यूम ट्यूब है। यहाँ पे क्वार्ट्ज विंडो यूज किया हुआ है, ये जो है यहाँ पे क्वार्ट्ज फाइबर क्वार्ट्ज ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, जहां से रेडिएशन अंदर इंसर्ट हो सकती है। ठीक है भाई, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस इमीटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है कि नहीं हुआ? अरे इसीलिए तो हमने माइक्रो एम्पियर मीटर यहाँ पे यूज किया है। ये माइक्रो एम्पियर मीटर अगर डिफ्लेक्शन शो करता है, ये माइक्रो एम्पियर मीटर अगर कुछ भी रीडिंग शो करता है, तो यार समझ जाओ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, क्योंकि आपको नजर आ रहा है ना ये सर्किट यहाँ से ब्रेक है। तो ये जो रेडिएशन आपकी इंसिडेंट हो रही है, यहाँ रेडिएशन से जो एनर्जी है, रेडिएशन की एनर्जी किसको मिलती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है। भाई मेटेलिक सरफेस में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी किससे मिलेगी? रेडिएशन से मिलेगी। तो रेडिएशन से जो एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होता है भाई? इमिट होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होता है, और यही इलेक्ट्रॉन है जो सामने कलेक्टर प्लेट की तरफ मूव करता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होकर कलेक्टर प्लेट पे पहुंचते हैं, तो अपना सर्किट कंप्लीट होता है और सर्किट में करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। इस सर्किट में जो करंट फ्लो है उसे हम बोलेंगे फोटो करंट। इस सर्किट में जो करंट है उसे हम बोलने वाले हैं फोटो करंट, यानी ये जो माइक्रो एम्पियर मीटर है ये फोटो करंट को मेजर कर रहा है। अब हम फटाफट से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पहुंचते हैं कि ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है, इस इंसिडेंट रेडिएशन की कौन सी वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके बेसिस पे ये समझा गया कि भाई एक्चुअल में रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो किस में है, यानी कि रेडिएशंस की एनर्जी किस पे डिपेंडेंट होती है। कैसे पता चलता है कि रेडिएशन की एनर्जी पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो लाइट सोर्स से यहाँ पे रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, इस रेडिएशन का जो इंटेंसिटी है वो मैं I कंसिडर करता हूं, इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू कंसिडर करता हूं। यहाँ पे दो पैरामीटर चलेंगे और इन दो पैरामीटर के बेसिस पे आपके ग्राफ प्लॉट होंगे। इन्हीं दोनों पैरामीटर्स के बेसिस पे आइंस्टीन का जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो डिजाइन होगा, और इसी से अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो ये इंसिडेंट रेडिएशन है, इसकी इंटेंसिटी I है, फ्रीक्वेंसी इसकी न्यू है। इज इट ओके? अब भाई सबसे पहली चीज तो ये नहीं समझ में आती कि यार ये इंटेंसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। मींस अगर मैं रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को चेंज करता हूं तो क्या होगा, रेडिएशन की मैं इंटेंसिटी को चेंज करूंगा तो क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलो यहीं पे हम इस डाउट को क्लियर कर लेते हैं। देखिए रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है, रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है भाई, फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी को अगर आप इंक्रीज करोगे तो फोटोन की जो एनर्जी है, तो फोटोन एनर्जी इंक्रीज होगी। इसको आप अच्छे से क्लियर कर लें, ठीक है। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो फोटोन एनर्जी इंक्रीज होनी है। मींस फोटोन की जो एनर्जी है भाई, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है E इक्वल्स टू एच न्यू। फोटोन की जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो एच न्यू। पता है ना क्या होता है फोटोन? अरे मेरे भाई, ये जो रेडिएशन यहां से इंसिडेंट हो रही है, इस रेडिएशन की जो एनर्जी है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में है, और उन्हीं हम एनर्जी पार्टिकल्स को क्या बोल रहे हैं? फोटोन बोल रहे हैं। ये रेडिएशन यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, इसका मतलब फोटोन आ रहे हैं, और एक फोटोन की जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला है एच न्यू, यानी कि फोटोन की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। सो E इक्वल्स टू एच न्यू। तो मैंने क्या कहा कि वो जो इंसिडेंट रेडिएशन है, अगर उस इंसिडेंट रेडिएशन की आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो, इसका सीधा सा मतलब है कि फोटोन की एनर्जी इंक्रीज हो गई है। वहीं पे अगर हम बात करें इंटेंसिटी कि अगर मैंने इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो क्या इंक्रीज होगा यार, ये भी तो समझना जरूरी है ना। तो अगर आप रेडिएशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हो तो इससे भाई नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ फोटोन इन 1 सेकेंड। यानी कि अगर आपने रेडिएशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया है तो 1 सेकेंड में जो फोटोन आ रहे हैं, जो इंसिडेंट फोटोन हैं, उन इंसिडेंट फोटोन्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल दोनों अलग अलग रास्ते हैं, दोनों को अलग अलग रखना है, मिक्स नहीं करना है बिल्कुल भी। यानी कि रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो फोटोन की एनर्जी इंक्रीज होगी, और अगर मैं रेडिएशन की इंटेंसिटी को चेंज करता हूं तो उससे नंबर ऑफ फोटोन चेंज होते हैं। यानी कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो केवल फोटोन की एनर्जी पे फर्क पड़ेगा, फोटॉन्स के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपने रेडिएशन की इंटेंसिटी को चेंज किया है तो आने वाले जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, यानी जो इंसिडेंट फोटॉन्स हैं, उनका नंबर चेंज होगा, उनकी क्वांटिटी चेंज होगी, फोटोन की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट ओके भाई? इंटेंसिटी को बदलने से फोटोन की एनर्जी नहीं बदलती है, इस चीज को अच्छे से फिक्स कर लेना माइंड में। फोटोन की एनर्जी तभी बदलेगी जब फ्रीक्वेंसी बदलेगी। इज इट ओके? तो अब ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि भाई रेडिएशंस की जो एनर्जी है ना, रेडिएशंस की एनर्जी किस में है? रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो फोटॉन्स में है। जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है तो आप ये समझिए कि इस रेडिएशन के साथ में ये फोटोन आ रहे हैं, ये फोटोन पार्टिकल्स हैं, एनर्जी पार्टिकल्स हैं, और ये फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं इस मेटेलिक सरफेस पे।
जो अपना इमीटर प्लेट है जहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। अब देखिए दूसरी चीज ये कि एक फोटोन की जो एनर्जी है, एक फोटोन क्या है, एनर्जी पार्टिकल रेडिएशन का, एक फोटोन की एनर्जी भाई एक ही इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। एक फोटोन की एनर्जी स्प्लिट नहीं हो सकती है। एक फोटोन की जो एनर्जी है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं मिल सकती। इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी लेनी है तो पूरा फोटोन लेना होगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो मींस जो भी फोटोन की एनर्जी है वो पूरी की पूरी एक ही इलेक्ट्रॉन को मिलनी है, वो स्प्लिट नहीं होती है, क्योंकि रेडिएशंस की एनर्जी पार्टिकल्स की फॉर्म में है, रेडिएशंस की एनर्जी का कंटिन्यूअस फ्लो नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट कब होगा, यहां जो मेटेलिक सरफेस है, इमीटर प्लेट है, यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा कब, उसके लिए आपको एक छोटी सी डेफिनेशन है जिस पे आपको फोकस करना होगा, और वो है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन भाई बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का सिंबल है फाई नोट। क्या होता है ये वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन का मीनिंग है कि कोई भी मेटेलिक सरफेस है, किसी भी मेटेलिक सरफेस से एक फ्री इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए मुझे जितनी एनर्जी की जरूरत है, आई मीन मुझे जितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी, वो वर्क फंक्शन होता है। बड़ा इजी सा डेफिनेशन है, फटाफट से मैं स्पीक आउट कर देता हूं। मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटेलिक सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। जैसे कॉपर सरफेस है, प्लेटिनम सरफेस है, सीजीएम की सरफेस है, जो भी मेटेलिक सरफेस है, किसी भी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करना है तो उस इलेक्ट्रॉन को हमें कुछ मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, वो आप चाहे किसी भी मेथड से प्रोवाइड करें। यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन को, वो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं रेडिएशंस के थ्रू। रेडिएशंस की एनर्जी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और रेडिएशन से अगर वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी उसको मिल जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है। इज इट ओके? तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वर्क फंक्शन एनर्जी है, तो इट मींस वर्क फंक्शन की जो ऐसा यूनिट है वो जूल है। बट यहाँ इस चैप्टर में अगर देखेंगे तो वर्क फंक्शन का जो वैल्यू है वो बहुत जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का जो रिलेशन है वो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। भाई ये जो रिलेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है इस चैप्टर के लिए। आपको बार बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होगा। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में आप कन्वर्ट करोगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो डेफिनेशन है वो भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, तो कैसे डिफाइन करेंगे? अरे यार बहुत सिंपल है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अगर मैंने उस एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया है तो उसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? when an electron is accelerated by 1 volt potential difference, its energy will be 1 electron volt. It's very easy. तो यहाँ पे वर्क फंक्शन और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों डेफिनेशन क्लियर हो चुकी हैं। वर्क फंक्शन जो है उसका ऐसा यूनिट जूल है। हाँ, चलते हैं अपन वापस प्रैक्टिकल पे। तो ये जो इमीटर प्लेट है, इस इमीटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन को अगर इमिट करवाना है तो मुझे वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। अगर मैं उसको वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता हूं तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये है कि ये जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, इस रेडिएशन का जो फोटोन आ रहा है, उस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन इक्वल होनी ही चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन वहां से इमिट होगा। अब भाई फोटोन की एनर्जी कैसे चेंज होती है? फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी से चेंज होती है। तो इसका मतलब जब इस इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा तो फोटोन की एनर्जी इंक्रीज होगी, और जैसे ही फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल होगी इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। तो यहां से एक नई डेफिनेशन क्रिएट होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। भाई एक डेफिनेशन और यहां से क्रिएट होती है और वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी है उसका क्या डेफिनेशन होगा? अगेन भाई बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसका सिंबल है न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सिंबल है न्यू नॉट। यानी कि ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है, इस इंसिडेंट रेडिएशन के फोटोन की वो मिनिमम एनर्जी, इस इंसिडेंट रेडिएशन की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इमिशन स्टार्ट हो जाता है उसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन को मैं स्पीक आउट कर देता हूं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एट विच इलेक्ट्रॉन इमिशन टेक्स प्लेस इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। भाई इसका मतलब आपको क्लियर हो चुका है कि ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है, इस इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, वो फ्रीक्वेंसी या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए। जो इंसिडेंट रेडिएशन है, इस इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इमिशन स्टार्ट नहीं होगा। तो यहां से हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्लियरिफाई कर लिया है कि क्या होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बहुत अच्छे से अब आपको समझ में आ चुका है। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? E = H न्यू।
फटाफट से वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हम बनाते हैं कि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई। वर्क फंक्शन मींस वो मिनिमम एनर्जी जो मुझे इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी मेटेलिक सरफेस से बाहर निकालने के लिए। मैं एनर्जी किससे दे रहा हूं, मैं एनर्जी फोटोन से दे रहा हूं। तो फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल जैसे ही होती है तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है। फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे होती है। तो यहां से आपका वर्क फंक्शन का फॉर्मूला बन चुका है, वर्क फंक्शन फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। ये बेटा जी आपका वर्क फंक्शन का फॉर्मूला बन चुका है। एच न्यू नॉट फोटोन की ही एनर्जी है, न्यू नॉट यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी तो फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल होगी। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला बन गया एच न्यू नॉट। इज इट ओके? तो यहाँ पे दो फॉर्मूले अपन बना रहे हैं, E इक्वल्स टू एच न्यू, E इक्वल्स टू एच फाई नॉट इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। ठीक है, तो ये आपका वर्क फंक्शन का फॉर्मूला बन चुका है। अब अगर मैं बात करता हूं कि ठीक है इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होती है, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होती है तो क्या होगा? अरे तो क्या होगा, फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी। तो क्या केस ले रहा हूं मैं इफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो आपका रेडिएशन है, रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है तो इस कंडीशन में फोटोन का जो एनर्जी है वो आपका वर्क फंक्शन से ग्रेटर होगा। और वर्क फंक्शन से ग्रेटर होगा तो फिर मैंने कहा ना एक फोटोन की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। फोटोन की एनर्जी स्प्लिट नहीं हो सकती, इसको आप अच्छे से समझ लें। फोटोन जो है वो रेडिएशन की एनर्जी का क्वांटा है, फोटोन रेडिएशन की एनर्जी का क्वांटा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है, तो इसका मतलब फोटोन की जो एनर्जी है वो आपकी वर्क फंक्शन से ग्रेटर है। तो अब मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को जो फोटोन मिल रहा है वो फोटोन वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी का मिल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा और इमिशन होने के बाद में जो एनर्जी उसके पास रह जाएगी वो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी उसकी इलेक्ट्रॉन की क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो डिजाइन हो जाती है। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी फोटोन की एनर्जी है E वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ये बन जाती है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। भाई E क्या है, E यहाँ पे इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है। ये एनर्जी कहाँ जाएगी, जो फोटोन की एनर्जी है वो दो जगह यूज होगी, पहला वर्क फंक्शन में और अगर कुछ एनर्जी रह गई तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी। इज इट ओके? तो फोटोन एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। इज इट ओके? तो फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या है, एच न्यू, वर्क फंक्शन क्या है, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ये आपका आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यहाँ पे डिजाइन हो चुका है। ओके, अब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो ग्राफिकल स्टडी है, जो ग्राफ बेस्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, उन ग्राफों की हम बात करते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट अपना ग्राफ है वो है फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी, यानी कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है अगर इस इंसिडेंट रेडिएशन की मैं इंटेंसिटी को चेंज करता हूं तो फोटो करंट पे क्या इफेक्ट होता है। तो ये अपना फर्स्ट ग्राफ है फोटो करंट वर्सेज इंटेंसिटी, यानी कि आप यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रे ये एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे मैं शो करता हूं फोटो करंट। फोटो करंट, भाई फोटो करंट मींस जो अपना सर्किट है, सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो फोटो करंट है, तो ये फोटो करंट है। तो फोटो करंट और इंटेंसिटी इन दोनों के बीच में जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं वो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन रहता है, स्ट्रेट लाइन ये आपका ग्राफ है। इसका मीनिंग है कि अगर मैं इस इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा हूं तो फोटो करंट इंक्रीज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, देखिए ये चीज अब आपके दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है, तभी तो अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा, यानी कि तभी तो इलेक्ट्रॉन के इमिशन स्टार्ट होंगे। तो ये तो आपके माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इट मींस जो मैंने यहाँ पे जो इंसिडेंट रेडिएशन ली है, इस इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ये चल रही है। इज इट ओके? अब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करना शुरू करते हैं। तो भाई इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या होता है, इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे, अगर आप इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे सो द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन विल इंक्रीज। अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो तो ज्यादा फोटोन एक सेकंड में आने वाले हैं, और जितने ज्यादा फोटोन एक सेकंड में पहुंचेंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली फोटो करंट आपका इंक्रीज होना ही हो रहा है। भाई करंट किसको कहते हैं, करंट I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, फ्लो रेट ऑफ चार्ज इज नॉन एज करंट। अब चार्ज कौन है यहाँ पे, चार्ज है
इलेक्ट्रॉन, सो क्यू क्या है, वो है एनी अपॉन टी. सो इट इज वेरी सिंपल दैट एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड, देन नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन विल आल्सो इंक्रीज एंड सो ऑन, emitted electron will increase in per unit time, hence current will increase. So this is our first graph, that if we increase intensity of incident light ray, then photocurrent will increase. Is it okay? अब हम लेते हैं अगला ग्राफ, और अगला जो ग्राफ है उसको थोड़ा सा अपने को बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट ग्राफ में स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक डेफिनेशन आने वाला है, और उस स्टॉपिंग पोटेंशियल के डेफिनेशन से हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे. ओके, तो अब अपना जो नेक्स्ट ग्राफ है भाई, नेक्स्ट ग्राफ में मैं क्या ले रहा हूं, जो नेक्स्ट ग्राफ है उसमें मैं वाई एक्सिस पे डिनोट कर रहा हूं अगेन फोटो करंट, जो वाई एक्सिस है उसमें मैं फोटो करंट शो कर रहा हूं, और एक्स एक्सिस में मैं अप्लाइड वोल्टेज शो कर रहा हूं. अप्लाइड वोल्टेज, जो ये बैटरी है इसका वोल्टेज जो है वो अप्लाइड वोल्टेज है, जिसको मैं एनोड वोल्टेज भी बोल सकता हूं. तो इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव वोल्टेज है, और इधर नेगेटिव. भाई जो नेगेटिव वोल्टेज है उसको आप रिटार्डिंग वोल्टेज, रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कह सकते हो. रिटार्डिंग पोटेंशियल का मीनिंग क्या होगा वो भी हम समझेंगे, कि हम उसको रिटार्डिंग क्यों बोल रहे हैं, उसका क्या मीनिंग है वो भी हम अभी समझने वाले हैं. देखिए, तो ये ग्राफ है, इसमें एक्स एक्सिस पे मैंने अप्लाइड वोल्टेज शो किया है, वाई एक्सिस पे फोटो करंट मैंने शो कर रखा है. थोड़ा सा इसको बारीकी से समझते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें. तो देखिए, अगर मेरा वोल्टेज जीरो रहता है, यानी अप्लाइड वोल्टेज जब जीरो है, ये जो बैटरी है भाई इसका वोल्टेज जब आपका जीरो रहता है तब भी सर्किट में करंट होगा, तब सर्किट का करंट जीरो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा इस बात को समझो थोड़ा सा. अगर अप्लाइड वोल्टेज आपका जीरो है तो भाई ये है तो मेटेलिक इलेक्ट्रोड ना यहाँ पे, और मेटेलिक इलेक्ट्रोड है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो मेटल में रहते ही है ना. तो अगर अप्लाइड वोल्टेज आपका जीरो है तब भी यहाँ मेटेलिक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, कुछ भी होगा, थोड़ा बहुत होगा लेकिन होगा, तो सर्किट में करंट फ्लो रहेगा. सो इट मीन्स ये है कि अगर अप्लाइड वोल्टेज जीरो है तो जीरो वोल्टेज पे भी सर्किट में करंट रहेगा. से दैट सर्किट का करंट यहां पे है, जब जीरो वोल्टेज है तो सर्किट का करंट यहां पे है. अब क्या होता है, अब मैं जब इस अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करता हूं, जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको अब मैं इंक्रीज करना शुरू करता हूं रियोस्टेट की हेल्प से, तो देखा जाता है कि जैसे जैसे हम अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करना शुरू करते हैं हम देखते हैं कि फोटो करंट भी इंक्रीज होता है, लेकिन फोटो करंट थोड़े वोल्टेज तक ही इंक्रीज होता है और उसके बाद फोटो करंट आपका सैचुरेट हो जाता है. भाई ये सैचुरेट क्यों हुआ इस बात को भी समझते हैं. तो देखिए, आपने जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज करना शुरू किया तो ये जो आपका मेटेलिक इलेक्ट्रोड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज होना शुरू हुआ, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे करंट उतना इंक्रीज होगा. लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जितने फोटोन पर सेकंड इंसिडेंट हो रहे हैं उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो इमिट नहीं हो सकते हैं. मान लीजिए अगर एक सेकंड में 100 फोटोन आपके इंसिडेंट हो रहे हैं तो विद इन ए सेकंड 100 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो इमिट नहीं हो सकते हैं. तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे वोल्टेज को थोड़ा सा हम इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, उसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में निकलेंगे, लेकिन जितने फोटोन एक सेकंड में आ रहे हैं उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकल सकते हैं. तो इसलिए ऐसा होता है कि जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो फोटो करंट इंक्रीज होता है, और उसके बाद एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद फोटो करंट आपका सैचुरेट हो जाता है. तो यहाँ पे एक नया जो पॉइंट आपको मिल रहा है दैट इज सैचुरेशन करंट, यानी ये जो आपका वैल्यू है इसको मैं लिखूंगा सैचुरेशन करंट. सैचुरेशन करंट, इज इट ओके, सैचुरेशन करंट. अच्छा, अब दूसरी तरफ, अब देखिए दूसरी तरफ हम जब वोल्टेज को नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं, भाई नेगेटिव डायरेक्शन में वोल्टेज इंक्रीज करने का मीनिंग क्या है, भाई नेगेटिव डायरेक्शन में वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए जो बैटरी है इस बैटरी के कनेक्शन आपको चेंज करने पड़ेंगे. बैटरी के कनेक्शन को रिवर्स करने के लिए कम्यूटेटर डिवाइस होती है जो मैंने यहाँ सर्किट में शो नहीं कर रखी है, वो कम्यूटेटर वाली डिवाइस हम यूज करेंगे. एनसीईआरटी में आपको सर्किट डायग्राम में ही मिल जाएगा. तो जब मैं इस बैटरी के कनेक्शन को रिवर्स कर देता हूं, रिवर्स करने का मीनिंग है कि जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव आपका इस साइड और नेगेटिव आपका उस साइड. तो जैसे ही हम बैटरी के कनेक्शंस को रिवर्स कर देंगे तो कलेक्टर प्लेट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा और इमीटर प्लेट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा. तो ये मीनिंग है कि भाई नेगेटिव डायरेक्शन में वोल्टेज को इंक्रीज करने का मीनिंग क्या है कि बैटरी के कनेक्शंस को रिवर्स करके फिर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं. अब जैसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में वोल्टेज को इंक्रीज करना शुरू करोगे तो आप ये देखोगे कि सर्किट का जो फोटो करंट है वो फोटो करंट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा होगा, और धीरे धीरे डिक्रीज होते होते लास्ट में फोटो करंट आपका जीरो हो जाएगा. तो फोटो करंट जो जीरो होगा वो किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जीरो होगा, उसको मैं बोलूंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल. यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में एक ऐसा वोल्टेज होगा जिस वोल्टेज पे फोटो करंट जीरो हो जाएगा, सर्किट का करंट जीरो हो जाएगा, उसको हमने बोला है स्टॉपिंग पोटेंशियल. दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको आप फिर अच्छे से समझना होगा आपको. स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम वी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. स्टॉपिंग पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? negative value of applied voltage at which
फोटो करंट बिकम्स जीरो इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। भाई करंट जीरो कब होगा? करंट जीरो होने का मीनिंग है जितने यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यहां से इमिट होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होता है और वो इलेक्ट्रॉन उसका मोशन अगर स्टॉप कर दिया जाता है, अगर उसका मोशन रुक जाता है तो करंट आपका जीरो हो जाता है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि आप वोल्टेज को नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हो। नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करने का मतलब आपने बैटरी के कनेक्शंस को रिवर्स कर दिया है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे आप नेगेटिव डायरेक्शन में वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो यहां सामने कलेक्टर प्लेट पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा होगा और इधर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। तो उससे क्या होगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा वो इलेक्ट्रॉन सामने से रिपेल हो रहा होगा, ठीक है। और करंट जीरो कब होगा? जब यहां से जो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन का जब अपोजिशन हो जाएगा कंप्लीटली तो करंट क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। दोस्तों स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के वैल्यू से हमें क्या पता चलता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल के वैल्यू से हमें इमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसके बारे में पता चलता है। तो यहां से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है EV0। ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय EV0। यहाँ पे V0 क्या है? V0 है यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। V0 क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करने से आपको ये पता चल गया कि इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लीजिए किसी प्रैक्टिकल में स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू आ गया 2 वोल्ट। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स वेरी इजी, यानी V0 का वैल्यू यहां पे पुट अप कर दो, आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी। अगर मान लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू 1.5 वोल्ट मिला आपको प्रैक्टिकल में, तो इसका मतलब इमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल के वैल्यू से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता चल जाता है। ओके, तो अब देखिए आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का जो नेक्स्ट स्टेप बनता है वो क्या बनेगा? H nu इज इक्वल्स टू H nu नोड प्लस EV नोड। भाई ये आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का जो नेक्स्ट स्टेप है वो बन चुका है, क्योंकि हमारे पास में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है और वो है EV नॉट। इस तरह से आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कंप्लीटली यहाँ पे डिजाइन हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ और ग्राफ हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, वो कैसे कैसे ग्राफ प्लॉट किए गए हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, तो अब हम यहाँ पे कुछ पेयर्स यूज करेंगे इंसिडेंट रेडिएशंस के। अगेन वही अपना एक्स एक्सिस पे अप्लाइड वोल्टेज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ भाई, और जो अपना वाई एक्सिस है उस पे मैं फोटो करंट को शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है, मैंने भाई 3 ऐसी रेडिएशन सेलेक्ट की हैं जिनका इंटेंसिटी सेम है बट उनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। ध्यान से सुने, मैंने 3 ऐसी रेडिएशन सेलेक्ट की हैं जिनका इंटेंसिटी सबका सेम है बट फ्रीक्वेंसी उनका डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी जो वो डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए जो फर्स्ट रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी आई है, फ्रीक्वेंसी ν1 है। सेकंड जो रेडिएशन है उसका इंटेंसिटी आई है, फ्रीक्वेंसी ν2 है। जो थर्ड रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी भी आई है और फ्रीक्वेंसी ν3 है। ये मैंने यहाँ पे 3 रेडिएशंस का पेयर, एक मतलब 3 रेडिएशन मैं अलग अलग यूज करूंगा यहाँ पे प्रैक्टिकल में, और वो ऐसी रेडिएशंस होंगी उनकी जिनकी इंटेंसिटी सबकी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सबकी डिफरेंट होगी। तो फिर अगर इन तीनों का मैं एक साथ ग्राफ प्लॉट करता हूं, आई मीन फोटो करंट का अगर मैं अप्लाइड वोल्टेज के साथ वेरिएशन शो करता हूं, तो उन तीनों ग्राफ्स में कैसे क्या कहां पे डिफरेंस आएगा वो मुझे समझना है, ठीक है। तो इसके लिए फटाफट से हम दोबारा से समझते हैं। ये अपना आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो डिजाइन हो चुका है। देखिए, अगर आप इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को अगर इंक्रीज करोगे तो फोटोन का एनर्जी इंक्रीज होगा। बिल्कुल क्लियर है ये चीज। अगर हमने इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो फोटोन एनर्जी इंक्रीज हो गई है। अब मेरे भाई, अगर फोटोन की एनर्जी इंक्रीज हो गई है तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी ना भाई। वर्क फंक्शन है वो तो कांस्टेंट है। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया तो फोटोन की एनर्जी इंक्रीज होगी, और फोटोन की एनर्जी इंक्रीज होगी तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगा। और जब इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो फाइनली स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा ही होगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, फोटोन एनर्जी इंक्रीज, और फोटोन एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, और जब इंक्रीज हुआ काइनेटिक एनर्जी तो फाइनली स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो चुका है। तो यही चीज अपने को यहाँ ग्राफ में शो करनी है, क्योंकि जो रेडिएशन हमने सिलेक्ट किए हैं उनका फ्रीक्वेंसी तो डिफरेंट है।
तो अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है तो उन सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट होगा, बट सैचुरेशन करंट सबके लिए सेम रहेगा, क्योंकि इंटेंसिटी तो सबका सेम है। अरे इंटेंसिटी सेम है तो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, फर्क पड़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से शानदार कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं कि अगर मैंने इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होगा, सैचुरेशन करंट पे क्या इफेक्ट होगा। बिल्कुल अच्छे से इसको क्लियर कर ले। देखो यहां पे अपन एज्यूम करते हैं न्यू1 न्यू2 न्यू3, यहां पे मैंने ये जो फ्रीक्वेंसीज ली हैं मैं यहां पे एज्यूम करता हूं दैट न्यू1 इज ग्रेटर देन टू न्यू2 इज ग्रेटर देन टू न्यू3। सबसे जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो मैं यहाँ पे न्यू1 मान रहा हूं और न्यू3 जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं सबसे लो कंसीडर कर रहा हूं भाई। तो यहाँ पे जो ग्राफ आपका प्लॉट होगा वो ग्राफ आपका प्लॉट होगा, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ आपका है, ठीक है। तो यहां पे जैसे ये आपका फर्स्ट ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ आपका भाई कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे लो है, जो सबसे लो फ्रीक्वेंसी है वो है न्यू3 फ्रीक्वेंसी है, सबसे लो है। तो इसका मतलब ये ग्राफ जो है ये मैंने न्यू3 फ्रीक्वेंसी के प्लॉट किया है। अब इसके बाद में उससे हाई फ्रीक्वेंसी है न्यू2, तो न्यू2 फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो न्यू2 फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल हाई होगा। तो जो नेक्स्ट ग्राफ होगा, नेक्स्ट ग्राफ में आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा हाई दिखाना होगा और वहां से आपको ग्राफ फिर से अगेन स्टार्ट करना होगा। तो ये आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट आपका जो ग्राफ प्लॉट हुआ है भाई ये न्यू2 फ्रीक्वेंसी के लिए प्लॉट किया है मैंने, न्यू2 आप यहां पे लिखोगे न्यू2। फिर अगेन न्यू1 फ्रीक्वेंसी को हमने हाईएस्ट एज्यूम किया है, तो इसका मतलब न्यू1 फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो सबसे हाई होगा। तो न्यू1 फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होगा वो भाई और भी आगे, यानी कि उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल और भी हाई होगा, तो वो ग्राफ यहां पे प्लॉट होगा। और ये आपका हमने ग्राफ प्लॉट किया है न्यू1 फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये दोस्तों मैंने यहां पे तीन ऐसी रेडिएशंस कंसीडर की हैं जिनकी इंटेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। उन तीनों के लिए एक साथ मैंने कंपैरेटिव ग्राफ प्लॉट किए हैं। आप देख पा रहे हैं तीनों फ्रीक्वेंसीज के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पे डिफरेंट है, बट सैचुरेशन करंट सबके लिए सेम है, क्योंकि सैचुरेशन करंट का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। सैचुरेशन करंट तो इंटेंसिटी चेंज करने पे चेंज होगा भाई, इंटेंसिटी है वो करंट को चेंज करती है, फ्रीक्वेंसी से करंट चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी से तो फोटोन की एनर्जी चेंज होती है। इस चीज को बिल्कुल अच्छे से आप क्लियर कर ले। अब यहां पे जैसे मैंने न्यू1 को सबसे ग्रेटेस्ट माना है, न्यू3 जो है उसको मैंने सबसे कम माना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में कि उसमें न्यू3 को सबसे हाईएस्ट मानता है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी न्यू3 है, अगर मैं कहता हूं कि न्यू3 फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, न्यू2 है वो कम है, और सबसे जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो न्यू1 है। अगर ऐसा आपको बोला जाता है तो फिर करना क्या है भाई, ये सब चेंज हो जाएंगे, जहां न्यू3 है वहां न्यू1 लिखोगे और जहां न्यू1 है वहां न्यू3 लिखोगे, बाकी न्यू2 तो बीच में है, मिडिल फ्रीक्वेंसी वो एज इट इज रहेगा। तो ये अपना ग्राफ है फोटो करंट वर्सेज अप्लाइड वोल्टेज, और यहां पे हमने रेडिएशंस यूज किए, 3 रेडिएशंस के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक साथ कंपैरेटिव ग्राफ प्लॉट किया। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की। जो नेक्स्ट ग्राफ होगा, नेक्स्ट ग्राफ में हम अगेन ऐसी 3 रेडिएशंस सेलेक्ट करेंगे जिन तीनों रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम रहेगी। ऐसे हम आगे जो है 3 ऐसी रेडिएशन हम सेलेक्ट करने वाले हैं जिन तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है बट इंटेंसिटी डिफरेंट है। अच्छे से आप इस चीज को समझ लें कि अब मैं दोबारा से 3 ऐसी रेडिएशन सेलेक्ट कर रहा हूं जिनकी इंटेंसिटी तीनों की अलग अलग है, I1, I2, I3, ये मैंने 3 इंटेंसिटी है बट फ्रीक्वेंसी भाई सबका सेम है। ऐसी 3 रेडिएशन मैं यूज कर रहा हूं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी डिफरेंट है। अगर भाई आप फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे हो तो फोटोन एनर्जी चेंज नहीं होनी है, फोटोन एनर्जी चेंज नहीं होगी तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, आई मीन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो इन तीनों रेडिएशन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम रहेगा बट भाई सैचुरेशन करंट चेंज होगा क्योंकि आपने इंटेंसिटी चेंज कर दी है। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेशन करंट हाईएस्ट आएगा। इस चीज को आप अच्छे से क्लियर कर लें। तो इसका जो ग्राफ आप प्लॉट करोगे वो ग्राफ आपका प्लॉट होगा ये वाला। यहां पे मैंने ये फोटो करंट शो किया, यहां पे मैंने ये अप्लाइड वोल्टेज प्लस वी माइनस वी मैंने यहां पे शो किया। फटाफट से 3 ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। तीनों ग्राफ में आपको ध्यान क्या रखना है, तीनों ग्राफ्स के लिए जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम रहेगा बट तीनों ग्राफ में आप देखोगे सैचुरेशन करंट आपका भाई डिफरेंट रहेगा। ये 3 ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट किए हैं। यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ दैट I1 इज ग्रेटर देन टू I2 एंड I2 इज ग्रेटर देन टू I3, यानी कि जो I1 इंटेंसिटी है वो सबसे हाईएस्ट है। तो I1 इंटेंसिटी सबसे हाईएस्ट है तो I1 इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेशन करंट सबसे हाईएस्ट होगा, ये I1 होगा, ये I2 होगा, ये I3, यानी कि I1 जो इंटेंसिटी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेशन करंट सबसे हाईएस्ट आएगा, I3 के कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेशन करंट सबसे लो आएगा, क्योंकि सैचुरेशन करंट का जो रिलेशन है वो इंटेंसिटी से है। आई मीन यहाँ पे क्या कंक्लूजन बनता है कि अगर आपने इंसिडेंट रेडिएशन का इंटेंसिटी इंक्रीज किया है तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या होगा, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन इन
1 सेकेंड, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में आने वाले फोटोन्स का नंबर इंक्रीज होगा, और जब ये इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इमिट होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर इंक्रीज होगा, और जब उनका नंबर इंक्रीज होगा इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में रिलीज होंगे उतना ही ज्यादा सर्किट में करंट फ्लो होगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से फोटो करंट इंक्रीज होगा, फोटो current will increase, और we can say that saturation current is also increase, saturation current जो है वो भी भाई आपका इंक्रीज होगा। इज इट ओके? तो ये बिल्कुल इंटेंसिटी का रास्ता है, इंटेंसिटी को चेंज करने से ये सब कुछ चेंज होता है, जबकि फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से क्या होता है, बिल्कुल दो अलग अलग रास्ते बन चुके हैं। इन दोनों पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से फोटोन एनर्जी चेंज होती है, फोटोन एनर्जी चेंज होने से इमिटेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है, और इमिटेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी चेंज होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। इज इट ओके? वहीं पे दूसरी ओर इंटेंसिटी को चेंज करने से नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन इन 1 सेकेंड चेंज होते हैं, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, और उसकी वजह से फोटो करंट चेंज होता है। तो ये अपना ग्राफिकल स्टडी है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ग्राफ रह गया है, वो ग्राफ है अपना फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका वेरिएशन अगर मैं फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में शो करता हूं तो कैसा ग्राफ बनेगा। और वो ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी ग्राफ के स्लोप से प्लैंक कांस्टेंट कैलकुलेट किया गया था। ओके, तो फटाफट से हम उस ग्राफ को भी तो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका वेरिएशन हमें शो करना है। भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में कैसे वेरी करता है, तो ये तो आपको समझ में आ चुका है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो इंक्रीज होगा। बट जो अपना ग्राफ है एक्चुअली वो कैसा प्लॉट होता है, तो जैसे ये एक ग्राफ मैंने प्लॉट किया, ये मैंने कोई अनदर ग्राफ प्लॉट किया। ये दो मैंने ग्राफ अलग अलग क्यों दिखाए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे दो मेटल कंसिडर कर रहा हूँ, दो मेटेलिक सरफेस मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। दिस इज ग्राफ फॉर मेटल ए एंड दिस ग्राफ इज फॉर मेटल बी। ये कोई दो मेटल है, जैसा कि हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है तो सबके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है। भाई जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं होगी तब तक तो इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होगा, तो तब तक तो ग्राफ कैसे बन सकता है। तो जैसे ये मेटल ए है, मेटल ए का ग्राफ इस वाले पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल ए एंड दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल बी। भाई ये दो मेटल हैं, दोनों की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो बी मेटल के लिए है वो ज्यादा है किससे, ए मेटल से। इज इट ओके? अब जैसे ही अपनी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है इलेक्ट्रॉन इमिशन स्टार्ट हो जाता है। अगर अब अपन आगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आगे अगर अपन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं देन स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका इंक्रीज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ प्लॉट हो रखे हैं। ठीक है, यही वो ग्राफ है जहां से प्लैंक कांस्टेंट हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो डेफिनेटली इसका मैथमेटिकल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा। ठीक है ना? तो इस ग्राफ का जो स्लोप है ना, इस ग्राफ का स्लोप प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं, और इसका स्लोप जो होता है इसी के स्लोप से हम कैलकुलेट करते हैं प्लैंक कांस्टेंट। कैसे कैलकुलेट करते हैं ध्यान दें, तो यहां पे वही आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करते हैं, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। देखिए ये ग्राफ आपका प्लॉट हो रहा है, वी नॉट यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, वाई एक्सिस पे हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी ली हुई है। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ध्यान दें जो y है, y की जगह पे कौन होगा? वी नॉट होगा, x की जगह पे कौन होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो ई वी नॉट इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ओके, अब यहाँ पे हम इसको कंप्लीट इक्वेशन को ई से डिवाइड कर देते हैं। तो ई से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को ई से डिवाइड करते हैं। तो वी नॉट इज इक्वल्स टू एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। अब आप इस इक्वेशन को मैच करें, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का जो फॉर्मेट है उसके साथ आप इसको मैच कर लें। y की जगह पे वी नॉट है, जो x है x की जगह पे फ्रीक्वेंसी है। इज इट ओके? ये दोनों वेरिएबल हैं, एम एक्स प्लस सी। तो देख पा रहे हैं स्लोप क्या है, ये जो ग्राफ आपका प्लॉट हुआ है भाई, इस ग्राफ का जो स्लोप है, इस ग्राफ का स्लोप आ रहा है m इक्वल्स टू एच अपॉन ई कंपेरिजन से। तो भाई ये जो ग्राफ है इसका स्लोप h बाई ए आ चुका है। अब ये जो ग्राफ है इस ग्राफ का स्लोप हम प्रैक्टिकल से पता कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकल से ग्राफ हम प्लॉट करेंगे और ये थीटा एंगल होगा, इस थीटा एंगल से हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे। स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। तो ये जो स्लोप है, इस स्लोप को जब आप टेन थीटा के इक्वल पुटअप करोगे h अपॉन ई, तो फाइनली आपको पास प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होगा। यहां से हम प्लैंक कांस्टेंट कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो ये वो ग्राफ है जिससे प्लैंक कांस्टेंट हमने कैलकुलेट किया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। ये ग्राफ हमने प्लॉट किया है
टू डिफरेंट मेटल्स के लिए, मेटल ए एंड मेटल बी। इस ग्राफ से और क्या कंक्लूजन पता चल रहा है कि वर्क फंक्शन जो है वो मेटल ए का कम है, वर्क फंक्शन मेटल बी का ज्यादा है। सिंपली ये पता चल रहा है। और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और ये ग्राफ वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट करता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में कट करेगा, क्योंकि आपको साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पे माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई, यानी कि जो प्लस सी, जो सी होता है इंटरसेप्ट होता है वो यहाँ पे माइनस में है, तो ये वाई एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट करेगा। ठीक है, तो ये अपना ग्राफ था। अब हम भाई, अरे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वो तो अभी तक हमने बात की नहीं, वो तो अभी तक हम भूल रहे हैं। वो कौन सी थी? अरे पार्टिकल नेचर यार, रेडिएशंस की पार्टिकल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूव कैसे हुई थी, वो तो अभी तक हमने डिस्कशन किया ही नहीं, क्योंकि वो डिस्कशन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम इस क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे सकते हैं कि वेव थ्योरी कैसे फेल हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। तो मेरे भाई, ये कैसे पता चलता है इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कि रेडिएशंस की पार्टिकल नेचर होती है? वेव थ्योरी क्या कहती थी भाई? एक बहुत प्यारा क्वेश्चन यहां पे आता है, हाउ वेव थ्योरी इज अनसक्सेसफुल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मेरे भाई, जो वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी ये कहती है कि रेडिएशंस की एनर्जी का कंटिन्यूअस फ्लो होता है। तो अगर मैं वेव थ्योरी की बात को सच मानता हूं कि रेडिएशन की एनर्जी का अगर कंटिन्यूअस फ्लो मैं मानता हूं, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को यहां से इमिट होने में कुछ टाइम लगना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी लेने में कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि रेडिएशंस की एनर्जी का कंटिन्यूअस फ्लो है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने में कुछ टाइम लगना चाहिए, मानी कि जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट होती है मेटेलिक सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी गेन करने में कुछ टाइम लगना चाहिए और इलेक्ट्रॉन के इमिशन में कुछ टाइम लगना चाहिए। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा जाता है कि जैसे ही सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट होती है और इलेक्ट्रॉन का इमिशन क्विकली होता है, इंस्टेंटली होता है, ये बहुत इंस्टेंट प्रोसेस है। यहां से पता चलता है कि यार यहां पे जैसे ही मैंने एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जैसे ही मेटेलिक सरफेस पे मैंने भेजी, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन वहां से इमिट हो रहा है, इंस्टेंटली इमिट हो रहा है, इसमें बिल्कुल भी टाइम गैप नहीं है। इस बात से ही पता चलता है कि रेडिएशंस की जो एनर्जी वो पार्टिकल्स की फॉर्म में है। जरूर जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट हुई तो रेडिएशन के पास कोई एनर्जी का पैकेट था और वो एनर्जी का पैकेट एकदम से ट्रांसफर कर दिया उसने इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन क्विकली वहां से आउट हो चुका है मेटेलिक सरफेस से। तो ये वो रिजल्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, टाइम जो गैप वाला है, इसके बेसिस पे हमें समझ में आता है that radiation's energy is in the form of particles. Is it okay? अनदर वन वेव थ्योरी का जो पॉइंट था ये था, वेव थ्योरी ये कहती है कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग रेडिएशंस की एनर्जी उनकी इंटेंसिटी पे डिपेंड होती है, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से समझ में आया दैट रेडिएशन की जो एनर्जी है वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। इज इट ओके? तो इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट होने के बाद ये समझ में आ गया दैट रेडिएशंस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल नेचर, और इस तरह से रेडिएशंस की ड्वेल नेचर प्रूव हो जाती है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, क्योंकि वेव नेचर तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था और पार्टिकल नेचर यहां से प्रूव हो गया। तो यहां से जो रेडिएशंस की एनर्जी वो पार्टिकल्स की फॉर्म में प्रूव होती है। रेडिएशंस की एनर्जी जो पार्टिकल्स की फॉर्म में, रेडिएशन की एनर्जी की जो पार्टिकल्स हैं जिनको हमने फोटोन कहा है, सो इट मींस फोटोन एक एनर्जी पार्टिकल है, और वो फोटोन जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करता है, और वो फोटोन रेडिएशन के साथ साथ ट्रेवल करता है, तो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। सो इट मींस फोटोन की भाई वेवलेंथ होती है। तो फोटोन की वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट होगी, ये हम फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। फोटोन की जो वेवलेंथ है उसका क्या फॉर्मूला रहेगा, फोटोन की वेवलेंथ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जल्दी से फटाफट से हम कैलकुलेट करें। भाई फोटोन की एनर्जी का जो फॉर्मूला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आया है, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है E = hν, लेकिन मैं फोटोन की एनर्जी आइंस्टीन का जो मास एनर्जी रिलेशन है उससे भी तो फाइंड आउट कर सकता हूं। तो फोटोन की एनर्जी का अनदर फॉर्मूला क्या है, m×c², दोनों को इक्वल कर दीजिए, hν = m×c²। भाई न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ν = c/λ, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो hc/λ = m×c²। ये आपका c एंड c कैंसिल आउट, भाई m×c, मास इंटू स्पीड, मास इंटू स्पीड होता है बेटा जी मोमेंटम। सो h/λ = p, तो यहां से लैम्डा = आ गया h/p। ये भाई फोटोन की वेवलेंथ का फॉर्मूला है। इट मीन्स वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ फोटोन, यानी कि जो फोटोन की वेवलेंथ है वो उसके मोमेंटम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस चीज को आप अच्छे से क्लियर कर लें। ओके, अब हम बात करते हैं मैटर वेव के बारे में। मैटर वेव आई मीन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। भाई डी ब्रोगली ने कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं किया, डी ब्रोगली ने ओनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से स्टडी किया उन्होंने, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो रिजल्ट है, कंक्लूजन है, उन्हीं के बेसिस पे डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस चिपका दी। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने क्या कहा, डी ब्रोगली ने कहा कि यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जब ये प्रूव हो चुका है कि रेडिएशंस की ड्वेल नेचर होती है, आई मीन रेडिएशंस का वेव नेचर है, और उनकी एनर्जी पार्टिकल्स की फॉर्म में जिनको हम फोटोन कह रहे हैं, और वो फोटोन जो एनर्जी पार्टिकल है वो रेडिएशंस के साथ वेव की फॉर्म
में वेव की तरह ही ट्रेवल करता है और फोटोन की जो वेवलेंथ है वो उसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डी ब्रोगली ने कहा जब ऐसा है तो इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, इसका अपोजिट भी ट्रू होगा। इट मींस जो मैटर पार्टिकल हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है, तो ये जो मैटर पार्टिकल है, ये मैटर पार्टिकल भी, इनका भी जब मोशन स्टार्ट होता है, इनका भी जब मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो ये भी डेफिनेटली वेव की फॉर्म में ही ट्रेवल करेंगे और इनकी वेवलेंथ भी इनके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगी। दिस इज द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, every moving matter particle having wave nature and its wavelength is inversely proportional to its momentum। ये है डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस। और फिर डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस को यूज करते हुए मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के फॉर्मूले को डिराइव किया। प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है, इन सब के लिए उन्होंने वेवलेंथ के फॉर्मूले डिराइव किए हैं जिन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस को यूज करते हुए बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट है, जो कि बोर ने अपने एटम के अंदर सेकंड पोस्टुलेट प्रोवाइड किया है, बोर ने बताया कि भाई जो सेकंड पोस्टुलेट है जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया है, तो बोर के सेकंड पोस्टुलेट को डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस को यूज करते हुए प्रूव भी किया है। फटाफट से बात करते हैं डी ब्रोगली ने जो, भाई डी ब्रोगली का जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है वो वही है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से फोटोन के लिए हमें मिला है। So according to de Broglie, wavelength of every moving matter particle is inversely proportional to their momentum. So lambda equals to h by p, यानी lambda यहाँ पे moving matter particles की wavelength है और ये wavelength उनके momentum के क्या रहेगी, inversely proportional रहेगी। तो यहाँ से अगर मैं next formula लिखना चाहूँ तो lambda equals to h upon m v लिख सकता हूँ। भाई ध्यान दें, ये जो formula है lambda equals to h by m v, इस पे numerical आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए numerical आ गया that an electron and a proton are moving with same velocity, calculate their रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। भाई एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है और वो दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो आपसे पूछा जाता है, तो बिल्कुल यही फॉर्मूला वहां पे यूज होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास डिफरेंट है तो उसके अकॉर्डिंग इस पे फर्क पड़ेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ पे। इज इट ओके? और अब इसके बाद में भाई जो मोमेंटम है, मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल जो भी है, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। भाई जितने भी चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से। चार्ज पार्टिकल्स का मोशन स्टार्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से। तो हमें जो मोमेंटम है उसको काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना पड़ेगा। और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बड़ा प्यारा सा रिलेशन है, बड़ा ईजी सा रिलेशन है। मोमेंटम P इज इक्वल्स टू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। भाई ये रिलेशन है आपका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का, जो बहुत सिंपल सा रिलेशन है। फटाफट से बता देता हूं ये भी कैसे क्या आता है। भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv² है। इसको m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, m से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका m से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसको, तो m² v² को अपन लिख देंगे p²। m² v² इज इक्वल्स टू p²। तो ये बेटा जी हो गया p² इज इक्वल्स टू 2m इंटू ई, और p इज इक्वल्स टू हो जाता है √2m इंटू ई। तो ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ चुका है। तो यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप बनता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन √2m इंटू ई। भाई ये फॉर्मूला भी बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगेन अगर मैं उसी न्यूमेरिकल की बात करूँ, अगर मान लीजिए वही न्यूमेरिकल ऐसे आ गया कि भाई एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल है और वो दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, एंड प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ध्यान दें, अगर न्यूमेरिकल में स्पीड को सेम बोल रहा है तो फॉर्मूला ये यूज होगा, अगर न्यूमेरिकल में काइनेटिक एनर्जी सेम बोल रहा है तो फॉर्मूला ये यूज होगा h अपॉन √2m इंटू ई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाई चार्ज पार्टिकल अगर है तो चार्ज पार्टिकल को हमने किससे एक्सेलरेट किया, पोटेंशियल डिफरेंस से। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू W/Q। तो आपका ये W/Q, तो जो वर्क होगा W इज इक्वल्स टू QV, ये वर्क होगा, और ये जो वर्क है यही वर्क आपका इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी के। भाई चार्ज पार्टिकल को जो भी काइनेटिक एनर्जी मिलनी है वो इलेक्ट्रिक सोर्स के वर्क के इक्वल होगी। तो यहाँ पे वर्क इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका बनेगा √2m इंटू QV। ये फॉर्मूला स्पेशली बन गया है फॉर चार्ज पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है। भाई अगर इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो मास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पुटअप करना होगा, चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पुटअप करना होगा। ध्यान दें, काफ़ी जो कंफ्यूजन होता है, जो आप लोग गलती करते हो, ये V है। भाई ये V पोटेंशियल डिफरेंस है और ये लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv, ये V आपकी वेलोसिटी है, स्पीड है। ध्यान दें इस बात पे, ठीक है ना। सो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2m QV,
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो ये चारों तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन के लिए। इन सब का वैल्यू जब आप पुटअप करोगे और वैल्यू पुटअप करके फाइनल जो आप सॉल्यूशन करोगे, तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला फाइनली बनेगा 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। ध्यान दें ये रिजल्ट आपका एंगस्ट्रॉम में है, एंगस्ट्रॉम में है, एंगस्ट्रॉम में है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। इज इट ओके? इसी तरह से आप प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल इनकी भी डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनके लिए सिंपल क्या करना है, मास और चार्ज, बस यही तो डिफरेंट होगा इन सब के लिए। तो इस तरह से डी ब्रोगली ने वेवलेंथ के फॉर्मूले डिराइव किए हैं और इन फॉर्मूलों की हेल्प से अपन भाई अगर आप न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल है और न्यूट्रॉन को हम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। न्यूट्रॉन तो थर्मली जनरेटेड है, आई मीन उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करके, उसको हीट प्रोवाइड करके आप उसको एक्सेलरेट कर सकते हो। तो ध्यान रखें न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर मैं स्पेशली बात करता हूं भाई न्यूट्रॉन के लिए, तो न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला है 3/2 kT। न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा जी 3/2 kT। न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, वेयर k इज द बोल्टेजमैन कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। तो स्पेशली न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला बनेगा h/√2m इंटू 3/2 kT। ये 2 आपका कैंसिल आउट हो चुका है। सो यहाँ पे न्यूट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला बना है वो आपके सामने है। न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला बन गया h/√3m kT। ये भाई न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है, जिसमें ध्यान रखना टेम्परेचर केल्विन में आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस तरह से डी ब्रोगली वेवलेंथ है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बिल्कुल लीजिए। हाँ, मैंने कहा ना डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस को यूज करते हुए बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट है उसको भी उन्होंने प्रूव किया। जैसे बोर ने अपने सेकंड पोस्टुलेट में क्या लिखा है, दैट इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व कंटिन्यूसली ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीट मल्टीपल और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो उसको उन्होंने प्रूव किया है डी ब्रोगली ने। एक्चुअली मैं जो ये बात कर रहा हूं फिलहाल ये आपको मिलेगा एटम के अंदर, एटम वाला जो चैप्टर है उसके अंदर लास्ट पार्ट में आपको ये मिलेगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया दैट prove Bohr's second postulate और Bohr's quantization postulate by the help of डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने बोर की सेकंड पोस्टुलेट को कैसे प्रूव किया, फटाफट से देखिए, ध्यान दीजिए। भाई डी ब्रोगली ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब इनका मोशन स्टार्ट होता है तो इनका जो मोशन है वो वेव के फॉर्म में होता है। तो ये मैंने यहाँ पे बेटा जी एटम कंसिडर किया, ये आपका न्यूक्लियस है और इसमें मैं इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली ऐसे वेव की फॉर्म में ही रिवॉल्व करेगा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चलेगा तो यार वेव की फॉर्म में चलेगा। तो डी ब्रोगली कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में भी घूमेगा तो वेव की फॉर्म में ही घूमेगा। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग वही ऑर्बिट स्टेबल हो सकती है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ओनली दैट ऑर्बिट इज स्टेबल whose circumference is equals to the एन लेमडा। ये डी ब्रोगली कहते हैं कि भाई ऑर्बिट तो वही स्टेबल है जिसकी सरकमफ्रेंस है वो एन लेमडा हो। एन यहाँ पे जहाँ पे एन का जो वैल्यू रहेगा वो आपका 1 2 3 4 5 है। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑर्बिट की जो सरकमफ्रेंस है वो लेमडा के इक्वल होगी, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट एक वेव बनाएगा। सेकंड ऑर्बिट की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2 वेव जनरेट करेगा। थर्ड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहा है तो थर्ड ऑर्बिट में कंप्लीट 3 वेव बननी है। तो ये डी ब्रोगली कह रहे हैं कि ऑर्बिट वही पॉसिबल है जिसका सरकमफ्रेंस एन लेमडा के इक्वल होता है। तो फटाफट से इसको आप सोल्व कर लीजिए। 2πr इज इक्वल्स टू लेमडा, लेमडा आपका रहेगा h/p। तो ये पी आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, एन एच अपॉन 2π हो गया। पी यहाँ पे एंगुलर लीनियर मोमेंटम है जो कि एम बी होता है, तो एम बी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2π। बिल्कुल ये आ चुका है आपका बोर का सेकंड पोस्टुलेट। बोर ने जो सेकंड पोस्टुलेट में लिखा है वो बिल्कुल यही लिखा है, एम वी आर, ये एंगुलर मोमेंटम आ चुका है। अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकंड पोस्टुलेट इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व कंटिन्यूसली विदाउट एनर्जी लॉस और विदाउट एनर्जी गेनिंग ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। तो देखिए ये डी ब्रोगली ने लिखा है 2πr इक्वल्स टू एन लेमडा। इसको उन्होंने बिल्कुल दो स्टेप का आंसर है, कोई ज्यादा बड़ा आंसर है। तो ये देखते देखते आपका ड्वेल नेचर कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक्स अ लॉट।